रीट के लिए सीडीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब कौन सा बेस्ट वे है जिससे कि चांसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के चांसेस बढ़ जाएंगे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के, जिससे कि वो फुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। तो इसमें आपका आंसर देख सकते हैं, टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, उनको बहुत सारे स्किल्स सिखा दें, हम स्ट्रैटेजी सिखा दें जो दैट कैन बी, जो बहुत जगहों पे यूज़ होता है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो एक बहुत ही फुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि जो जेंडर के रोल्स प्रीवियसली सोसाइटी ने डिसाइड कर रखे हैं उसी रोल्स को मानना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप के का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट। तो ए गर्ल प्लेइंग ए क्रिकेट, तो डी ऑप्शन है, एक गर्ल क्रिकेट खेल रही है और उसको एडवर्टीजमेंट में चांस दिया गया है, स्पोर्ट्स शो का एडवर्टीजमेंट है उसमें चांस दिया गया है, एक नॉन ट्रेडिशनल रोल है, इसलिए हम इसको नॉन जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा स्टेज है जिसमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अटेंशन नहीं देता है। तो इसमें क्या है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन है इसका आंसर। अभी कैसे है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ग्राहम वेल्स की अगर हम बात करें, ग्राहम वेल्स की, तो इन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के 4 स्टेजेस दिए हैं। चारों स्टेजेस को हम देख लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन स्टेज में क्या है, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है टू सॉल्व इट, जिससे कि उसको सॉल्व किया जा सके। थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड से उसको सॉल्व किया जा सके। रिकॉलिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करके एंड इन्वेस्टिगेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इंक्यूबेशन, सेकेंड इज इंक्यूबेशन। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है इन विच द इंडिविजुअल सिंक्स इनटू अनकॉन्शियस एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल है वो अनकॉन्शियस के अंदर, ऐसा मान सकते हैं, डूब जाता है और प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। इन दिस स्टेज इंडिविजुअल्स फॉरगेट इंडिविजुअल्स इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को भूल जाता है और अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स को भी भूल जाता है और अपने टास्क में पूरी तरह से डूब जाता है। तो सेकंड इज आवर आंसर इंक्यूबेशन। एंड थर्ड बात कर लेते हैं, तो इल्यूमिनेशन। थर्ड इज इट द स्टेज द इंडिविजुअल इज मोस्ट एक्टिव एंड कॉन्शियस। इस स्टेज में इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, कॉन्शियस होता है। इट इज़ इन दिस स्टेज दैट द इंसाइट टू द प्रॉब्लम इज एक्सपीरियंस सडनली। एकदम से इंसाइट पता चलती है हमको किसी प्रॉब्लम के बारे में। एंड ए न्यू आइडिया और सॉल्यूशन, एक नया आइडिया और सॉल्यूशन हमारे सामने होता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। दिस स्टेज माइट इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन। इस स्टेज में मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन रीच्ड, पहले से जो सॉल्यूशन है, द प्रीवियस स्टेज बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, बाय मेकिंग नया कुछ ऐड किया जा सकता है। द फाइनल सॉल्यूशन अचीव्ड इट टेस्टेड। जो फाइनल सॉल्यूशन है जो आया है उसको टेस्ट किया जाएगा रियलिटी में, क्या ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं। इफ़ द सॉल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू द प्रॉब्लम, अगर उस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो पूरे प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। तो ग्राहम बेल्स की ये 4 क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस है जिसमें ये आंसर है हमारा इंक्यूबेशन। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन। प्रॉब्लम पे या कितने अटैम्प्ट उसने दिए हैं इस पर वो फोकस नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम के साथ पूरी तरह से इंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सी, इंक्यूबेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड। इंट्रेंसिकली मतलब अंदर से मोटिवेशन है, कोई भी एक्सटर्नल अवॉर्ड्स के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। रिवॉर्ड्स मतलब उसको रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, किसी भी इंक्लूसिव क्लासरूम में चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। चिल्ड्रन किस चीज़ को दिखाता है इंक्लूसिव क्लासरूम में? चिल्ड्रन किस चीज़ को दिखाता है? इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट
एक्सेप्टेंस, अगर डाइवर्स लर्नर्स होते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है। बी है बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, मतलब कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को बेटर किया जाता है, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। सी इज़ ग्रेटर डेवलपमेंट इन मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल, मोरल और इथिकल प्रिंसिपल का ग्रेटर डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज a 6 year old girl shows exceptional sporting ability। 6 year old girl है वो exceptional sporting ability दिखाती है। हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, उसके पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एंड सेंड हर फॉर कोचिंग, और कोचिंग के लिए भेजते हैं, एंड ट्रेन हर, और उसको वीकेंड्स पे ट्रेन भी करते हैं। हर कैपेबिलिटीज़ आर मोस्ट लाइकली, तो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी आएगी, जो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन वो बन पाएगी, तो वो किस चीज़ का इंटरेक्शन है? सिंपल सा आंसर है, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या हो गया? हेरिडिटी हो गया फ्रॉम हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से आया, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्वायरमेंट में प्रोवाइड किया जा रहा है उसको, अलग अलग कोचिंग फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ए स्टूडेंट हैज़ द हैबिट ऑफ राइटिंग विद हिज राइट हैंड, मतलब अपने राइट हैंड से वो लिखता है। ड्यू टू लॉस ऑफ हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो लेफ्ट हैंड से लिखने लगा। तो किस चीज़ का ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल? ये है बायलेटरल ट्रांसफ़र। कौन सा ट्रांसफ़र है? बायलेटरल ट्रांसफ़र। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है। हार्वर्ड गार्डनर को हम जानते हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एबिलिटी, कौन सी इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स, कॉम्प्लेक्स इनर जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, अपने आप को गाइड करने की एबिलिटी को, किस तरह का इंटेलिजेंस होता है? वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होता है। अगर हम दूसरे के इमोशंस को चेंज कर पाएंगे तो वो इंटरपर्सनल होगा, लेकिन अपने आप को गाइड कर पाएंगे तो वो पर्सनल इंटेलिजेंस होगा। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 की, चिल्ड्रन इन डैश स्टेज हैव सिम्बॉलिक थिंकिंग, कौन से स्टेज में सिम्बॉलिक थिंकिंग होता है? बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि एक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, और देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन द इमीडिएट, और इमीडिएटली वो कुछ देखता है, उसी के बेसिस पे वो जजमेंट कर पाता है। तो ये कौन सा स्टेज है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी, इसमें से जो ऑप्शंस हैं इसमें किस में हमें जेंडर इक्वालिटी दिखते हैं? तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ए बी सी डी, पहला ऑप्शन देख कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। हमें एक स्टेज चाहिए होगा, उस स्टेज पे, जैसे 12th क्लास है, उस स्टेज पे हम अगर देख पाते हैं कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स सर्वाइव कर पाएँ, मतलब ज़्यादातर होता ये है कि 12th क्लास तक गर्ल्स की मैरिज कर दी जाती है, मतलब कुछ सोसाइटीज़ में, तो 12th क्लास में उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए तो अगर हम 12th क्लास में कंपेयर करें, अगर बॉयज़ गर्ल्स सेम है, अगर सेम है, इसका मतलब उनको एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज, कौन सा मेजर सोशलाइजेशन एजेंसीज है, मतलब कौन कौन सी जगह पे बच्चे का अच्छे से सोशलाइजेशन होता है? तो कम्युनिटी हो गया, फैमिली हो गया, सेम ग्रुप, उनके पीयर्स ग्रुप हो गए, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मतलब स्कूल हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, चिल्ड्रन की लर्निंग कब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है? कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है? तो बी ऑप्शन है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव, जब उसका कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, मतलब कोग्निशन में अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इन जगह पे अगर डेवलपमेंट होता है तो चिल्ड्रन का जो लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होता है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, द सुटेबल लीडरशिप स्टाइल फॉर ए टीचर फॉर क्रिएशन ऑफ नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग, मतलब अगर टीचर चाहता है कि वो एक नॉन थ्रेटनिंग मतलब बिना डर का इन्वायरमेंट क्रिएट करे, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे क्लासरूम में, तो कौन सा स्टाइल हो जाएगा उसका? डेमोक्रेटिक स्टाइल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग द एटीट्यूड दैट इज ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट्स, कौन से स्टेज में बच्चे के अंदर ये बात आती है कि जो उसके जो एटीट्यूड्स हैं वो फैमिली वैल्यूज़, फ्रेंड्स,
कॉन्फ्लिक्ट करते हैं फैमिलीज से, फ्रेंड्स फैमिली, सिबलिंग राइवलरी, मतलब भाई बहन में ज़्यादा लड़ाई, मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग से ज़्यादा ये हमें पता चल जाता है ये एडोलेसेंस का एज है, 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स का एज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कौन सा पर्सनल फैक्टर नहीं है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है? तो इसमें है कल्चरल डिमांड्स। अब जैसे सेंसेशन और परसेप्शन, कैसा परसीव करते हैं हम, तो उस पर हमारी लर्निंग डिपेंड करती है, हमारी नीड्स पे लर्निंग डिपेंड करती है, हमारी इमोशन पे लर्निंग डिपेंड करती है। लेकिन कल्चरल डिमांड्स जो है उस पर वो हमें अफेक्ट नहीं करता। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पर्सनल फैक्टर, जो कल्चरल डिमांड्स हैं वो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कल्चरल डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग, स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है? सिंपल लर्निंग, अगर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे, स्पेशल नीड्स कैन बी हैंडल, ठीक है। तो लर्निंग नीड्स को अगर हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे तो हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन, मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस कब होती है? मीनिंगफुल लर्निंग कब होती है? व्हेन लर्नर इन्वॉल्व्स एक्टिवली, जब लर्नर जो सीखने वाला होता है वो एकदम से इंगेज हो, मतलब अच्छी तरीके से इंगेज हो, तभी उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सेवरल रिसर्च स्टडीज़, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ने ये शो किया है, सो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्टिंग, टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्टिंग विद बॉयज़ देन गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं देन गर्ल्स। तो ये किस चीज़ का, क्या चीज़ इसमें दिखती है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस। जेंडर बायस बोल सकते हैं क्योंकि बॉयज़ से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, गर्ल्स से कम इंटरेक्शन हो रहा है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सीबीएसई हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने ग्रुप एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करी है, in place of activities for individual students, in place of activities for individual students. The idea behind doing so, ग्रुप एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब करी है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की तुलना में या कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों किया है? तो ऑप्शन क्या है? टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स, जो इंडिविजुअल कंपटीशन का जो फीलिंग होती है या इमोशन होता है उसको काउंटर करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, तो इसमें से कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जो बिहेवियर को करेक्ट करता है बाय ट्रेनिंग, मतलब ट्रेन करके बिहेवियर को करेक्ट किया जा सकता है थ्रू लर्निंग, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा ये देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज है इन पर्सनैलिटी में परमानेंट चेंज है, एंड रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन परफॉर्मेंस, और रिफ्लेक्ट्स परफॉर्मेंस में चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, यूजुअली ब्रॉट अबाउट अ प्रैक्टिस ऑल्दो इट में अराइज फ्रॉम इंसाइट और अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग मेमोरी। लेकिन लर्निंग कहाँ से आ सकता है? इंसाइट से या अदर फैक्टर्स से। तो व्हाट हैज़ बीन कंसिडर्ड द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, लर्निंग से ऐसा हो सकता है, एज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग बिहेवियर बाय ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, पीयर ग्रुप्स आर एजेंट्स ऑफ, पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो किस चीज़ के एजेंट्स होते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अ फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट, यू विल टीच देम, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हम आपकी क्लास में, वो एक्सेप्शनली ब्राइट होते हैं, तो यू विल टीच देम, क्या उनको पढ़ाओगे? बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स, उनको हम एनरिच्ड प्रोग्राम्स, अलग से एनरिच्ड प्रोग्राम्स देंगे। अब एनरिच्ड प्रोग्राम क्या है? कैन बी यूज्ड एज इट इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर स्पेशल प्रैक्टिस, इसके अंदर स्पेशल प्रैक्टिस होंगी उन बच्चों के लिए, प्रोसीजर्स होंगे, थ्योरीज होंगे, ठीक है। एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम टीचर्स एडिशनल रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है रिलेटेड मटेरियल टू द स्टूडेंट थ्रू द स्टैंडर्ड करिकुलम, ठीक है, फास्टर देन द नॉर्मल करिकुलम से ज़्यादा दिया जाता है एनरिच्ड प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कृतिका इज़ रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कृतिका प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती है गिवन बाय द टीचर, मोस्ट ऑफ द टाइम शी ऑल्सो फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ठीक है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेती है। कृतिका बिलोंग्स टू पुअर बैकग्राउंड, वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। डिस्पाइट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव इज स्ट्रॉन्ग इन हर। तो कौन सा मोटिव उसको ये करने के लिए मोटिवेट करता है? तो आंसर क्या है? अचीवमेंट मोटिव। ठीक है, अचीवमेंट मोटिव कि वो पुअर बैकग्राउंड से है तो वो ज़्यादा अचीव करना चाहती है, तो अचीवमेंट मोटिव हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट के लिए करेक्ट नहीं है? डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ये ऑप्शन हमारा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ईच फेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ हैज़ार्ड। हर डेवलपमेंट के हर फेस में हैज़ार्ड्स होता है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन में देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज एडेड बाय, क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट इज एडेड बाय स्टिमुलेशन। वाइल मोस्ट डेवलपमेंट ऑक्योर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन। ज़्यादातर डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? मैचुरेशन की वजह से। एंड इन्वायरमेंटल, और इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, उससे डेवलपमेंट होता है। मच कैन बी डन टू एड डेवलपमेंट। बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे डेवलपमेंट हो सके, सो दैट इट विल रीच इट्स, ताकि फुल पोटेंशियल रीच किया जा सके। स्टिमुलेशन इज स्पेशली इफेक्टिव एट द टाइम व्हेन द एबिलिटी इज़ नॉर्मली डेवलपिंग। ठीक है, जब एक्टिविटी डेवलप की जाती है तो उस समय पे अगर हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर दें, कुछ ऐसा एड प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो उससे डेवलपमेंट एकदम फुल पोटेंशियल को, जैसे कोई बच्चा है वो चलना सीख रहा हो, तो उसको अगर हम थोड़ा सा उसको हाथ पकड़ के कोशिश करें, ठीक है, कि चलाने की, तो जल्दी से उसका डेवलपमेंट, जो मोटर डेवलपमेंट, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम्स व्हेन द एबिलिटी इज़ नॉर्मली डेवलपिंग, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम्स। नेक्स्ट हम बात करें एन एग्जाम्पल ऑफ मीडिया दैट ट्रांसपोर्ट्स लर्नर्स टू रिमोट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ विजुअलाइज रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ मीडिया दैट ट्रांसपोर्ट्स लर्नर्स टू रिमोट प्लेसेस, मतलब कौन सा मीडिया है जिसमें लर्नर्स को दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ विजुअलाइज रिपोर्ट्स। विजुअलाइज रिपोर्ट्स की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे एजुकेशनल टेलीविज़न है। अब इसमें क्या है? एजुकेशनल टेलीविज़न इज़ एन एग्जांपल ऑफ मीडिया दैट ट्रांसपोर्ट लर्नर्स टू रिमोट प्लेसेस, जो लर्नर को अलग रिमोट प्लेसेस, मतलब जहाँ पे नहीं है उसके बारे में जानकारी दी, वहाँ तक उसको पहुँचाया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ विजुअलाइज रिपोर्ट्स। हम कुछ दिखाए, ठीक है, जहाँ पे हम नहीं है, जैसे हमें जानकारी प्राप्त करनी है ओशन के बारे में, तो ओशन के अंदर ना जाके उसको अगर हम टीवी पे किसी भी फॉर्म में देख सके, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? एजुकेशनल टेलीविज़न का। एजुकेशनल टेलीविज़न इज़ द यूज़ ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग? मदर टंग से अलग लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, मतलब दूसरे बच्चों के साथ रह के वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कब स्टार्ट होता है? प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, अब यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज। इन द प्री नेटल स्टेज बेबी डेवलप्स इनसाइड मदर्स वूम, माता के गर्भ में, ठीक है, एंड बिकम्स अ मैच्योर वन बाय पासिंग थ्रू थ्री डिफरेंट, प्री नेटल स्टेज में थ्री डिफरेंट स्टेजेस है। पहला है जर्मिनल पीरियड, फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, embryonic period 8 weeks from conception, and fetal period 9 weeks until birth, or 38 to 40 weeks. Hence it could be concluded that development starts from, तो डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है? प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 की बात हम कर ले। फ्रॉइड बिलीव दैट मोस्ट पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेस, फ्रॉइड क्या बिलीव करते थे कि ज़्यादातर जो पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? अनकॉन्शियस एंड अनरिजर्व, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स रूटेड इन द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज? मेजर अकम्पलिश, प्री ऑपरेशनल स्टेज का मेजर जो अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, वो क्या है? इमेजिनरी प्ले।
जो अब हम पियाजे की थोड़ी बात कर लेते हैं। वाज अ वेल नोन एंड इन्फ्लुएंशियल थियोरिस्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही डिस्कस्ड अबाउट 4 डिस्टिंक्ट यूनिवर्सल स्टेजेस। 4 स्टेजेस हमें पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल से पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें ईच स्टेज जो है बाय इंक्रीज, वो हर स्टेज के साथ डेवलपमेंट ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड हो जाता है एंड एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स ऑफ थॉट्स विच ऑलवेज कम इन द सेम ऑर्डर। दिस स्टेजेस आर द सेंसरी मोटर, जैसा कि मैंने बताया ये स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इमेजिनरी प्ले मतलब जैसे डॉक्टर का खेल या खाना बनाने वाला खेल, घर बनाने वाला खेल, ये जो इमेजिनरी प्ले है ये कब हो जाते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ चाइल्ड फेल्स टू परफॉर्म वेल इन द क्लास टेस्ट लीड्स टू अस टू बिलीव दैट देयर इज नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन सिलेबस पेडागोजी। अगर फेल होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सिलेबस को देखने की ज़रूरत है। क्या ये सिलेबस उस बच्चे के लिए सही है? क्या पढ़ाने का तरीका सही है? क्या उसको जो असेसमेंट, उसका जो टेस्ट किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है? उसकी कॉग्निशन, उसके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग किया जा रहा है कि नहीं? तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चाइल्ड फेल हो रहा है, हम उस चाइल्ड को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड फेल होता है देन द सिस्टम फेल्स, नॉट द चाइल्ड फेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एजुकेशन। तो दैट्स इट फॉर CDP पार्ट ऑफ रीट एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। थैंक यू।